नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं 9th चैप्टर उपसंयोजक यौगिक की। उपसंयोजक यौगिक जो है आपका कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे, 6 अंक के आएंगे, जिसमें से एक बड़ा प्रश्न भी आपका इसमें से आना है और इसके साथ साथ 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको मिलने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक, ये 2 कैटेगरी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखी गई है हमारे। तो आपको एबेसैडे भी मिल सकते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक भी मिल सकते हैं। दोनों केसेज आपको इसमें मिल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक। तो आज हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी ब्लूप्रिंट पूरे बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, इस पर भी एक वीडियो तैयार किया है। इसके अलावा हमारा केमिस्ट्री का जो महासंग्राम है वो भी चल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके बीच लेके आ रहे हैं बोर्ड के 2022 के एग्ज़ाम के अनुसार। तो सभी स्टूडेंट से मैं निवेदन करूंगा, यदि आप तक अभी तक आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। महासंग्राम में जो मैंने टोटल वीडियो डाले हुए हैं वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। इसके अलावा ब्लूप्रिंट वाला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर का आएगा और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब हम बात करने वाले हैं आज उपसंयोजक यौगिक की, जिसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, इन क्वेश्चंस का फ़ायदा ले सकें और आने वाले एग्ज़ाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। संकुल K3CrC2O4 में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, तो आपको दिया हुआ है K3CrC2O4 की थ्राइस धातु की क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था मान लीजिए X है। अब पोटेशियम पर +1 आवेश होता है, K पर होता है +1, 3 K हैं तो 1 K पर प्लस का 1 तो 3 K पर प्लस का 3। ऑक्जेलेटो C2O4 पर माइनस का 2 होता है, 1 C2O4 पर माइनस का 2 होता है तो 3 C2O4 पर माइनस का 6 हो जाएगा। पूरे पर आवेश कितना है, 0 है। तो x -3 बराबर 0, क्योंकि +3 और -6 को हल करेंगे तो -3 बचेगा। x -3 बराबर 0 तो x बराबर +3, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा +3, फर्स्ट का ए। सेकंड क्वेश्चन देखें हम। संकुल FeEn की थ्राइCl3 में केंद्रीय धातु की उपसंयोजन संख्या, मतलब कितने उपसंयोजक बंध धातु ने बना रखे हैं। तो En जो है एथेन 1,2 डाईअमीन एक द्विदंतुक लिगैंड है, मतलब एक लिगैंड 2 बंध बनाता है। तो आपको दिए गए हैं टोटल 3 लिगैंड, तो एक लिगैंड 2 बंध बनाता है तो 3 लिगैंड 6 बंध बना देंगे। तो इस आधार पर जो समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या आएगी वो आएगी 6। निम्न में से द्विदंतुक लिगैंड है, तो एक्वा जो होता है वो एक दंतुक होता है, ऑक्जेलेटो जो होता है वो द्विदंतुक होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपके पास आएगा, ऑक्जेलेटो। फिर कहता है उभय दंतुक लिगैंड का उदाहरण है अमोनिया, एक दंतुक है, H2O एक दंतुक है, NO2- जो है वो उभय दंतुक है, क्योंकि NO2- में दाता परमाणु N भी हो सकता है और दाता परमाणु O भी हो सकता है। तो उभय दंतुक लिगैंड ऐसे लिगैंड होते हैं जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ दाता परमाणु N भी हो सकता है और O भी हो सकता है, जो धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रतिचुंबकीय संकुल है। तो प्रतिचुंबकीय संकुल में आपको बता दूं कौन से होते हैं। एक तो जिनका विन्यास D0 होगा वो प्रतिचुंबकीय होंगे, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है। दूसरा, D6 जब लिगैंड प्रबल होगा, D6 जब लिगैंड कौन सा हो, प्रबल हो। क्यों? क्योंकि जब विपाटन होता है अष्टफलकीय में तो T2G और Eg इस प्रकार टूट जाते हैं वो डी कक्षक T2G और Eg।
जब लिगैंड प्रबल होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाते हैं। तो जब आप D6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बन जाएंगे। तो इस केस में अगर D6 विन्यास आपके पास आता है और लिगैंड प्रबल होता है तो वो प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। और फिर मिलेगा आपको D10 जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो अब आप देख लें D10 वाला एग्जाम्पल तो Zn+2 होगा, वो आपके पास है नहीं। D0 वाला Sc+3 और Ti+4 ये होंगे, वो भी आपके पास नहीं है। तो यानी D0 D10 की संभावना तो खत्म हो गई। अब बचा D6 प्रबल लिगैंड जब जुड़ा हो। तो आप देखो H2O दुर्बल लिगैंड है, ये हो नहीं सकता, सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। H2O फिर दुर्बल लिगैंड है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आ गया NH3, ये प्रबल लिगैंड है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब Fe आता है 26 नंबर पे, है ना। अब हम देख लेते हैं 1 बाई 1। Fe आता है 26 नंबर पे और कहता है +3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये बच गए आर्गन के 18। Fe 26 पे आता है, पहले तो वो देख लें। आर्गन के 18, 4s के 2, 3d के 6। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 तो s वाला निकल गए, एक d वाला निकल गया, तो d में 5 रह गए, इसके d में 5 रह गए, d5 हो नहीं सकता। तो ये बचा ऑप्शन, इसको भी चेक कर लें आप। कोबाल्ट आता है 27 पे, तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 7 27। तो 4s 3 इलेक्ट्रॉन जब आप त्यागोगे, +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागोगे तो 2 तो s के निकल गए और एक d का निकल जाएगा, D6 रह जाएगा। तो D6 स्ट्रॉन्ग लिगैंड अगर जुड़ा हो, प्रबल लिगैंड अगर जुड़ा हो तो प्रतिचुंबकीय होता है। तो यहाँ आपका 4th आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में सही D5 विन्यास है। तो प्रबल में T2G और Eg अष्टफल की स्थिति ली हुई है, T2G और Eg। तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यानी T2G 5 Eg 0, T2G 5 Eg 0। फिर कहता है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O तथा युग्मन ऊर्जा P के बीच सही संबंध है। तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में क्या होता है, डेल्टा O का मान कम रहता है, यानी ये गैप जो होता है ना कम रहता है, तभी इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ऊपर भी चले जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा चौथा पांचवा ऊपर भरे जाते हैं। प्रबल में ये नीचे ही भरे जाते हैं, क्योंकि प्रबल में ये गैप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाते। तो यानी डेल्टा O का मान कम होता है P से, डेल्टा O का मान P से कम होता है, तो वो स्थिति आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, चतुष्फल के संकुल सदैव उच्च चक्रण होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर चला जाता है, और चतुष्फल के संकुल में जो अंतर होता है वो डेल्टा T से लिखा जाता है, यानी डेल्टा T का मान कम होता है P से, डेल्टा T का मान कम होता है P से, इसलिए चतुष्फल के संकुल सदैव उच्च चक्रण होते हैं। अगला कहते हैं निम्न में से प्रतिचुंबकीय विन्यास, तो प्रतिचुंबकीय D10 होता है, D0 होता है और D6 होता है। लेकिन D6 कौन से केस में, प्रबल लिगैंड के केस में, मैंने ऊपर भी आपको बताया है। तो इसका आंसर आएगा प्रबल क्षेत्र D6, प्रबल क्षेत्र D6। निम्न में से कौन सा विन्यास प्रबल और दुर्बल लिगैंड की स्थिति में समान होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, प्रबल और दुर्बल लिगैंड की स्थिति में पहले 3 यानी D1 D2 और D3 और लास्ट 3 यानी D8 D9 और D10 ये सेम होते हैं। प्रबल और दुर्बल लिगैंड के केस में पहले 3 और लास्ट 3 सेम होते हैं। तो अब आप पहले 3 में देख लो, D1 D2 D3 दिया है, नहीं दिया। D8 D9 D10 दिया है, बिल्कुल D8 दिया है आपको, ये सेम होगा। सिर्फ प्रबल और दुर्बल लिगैंड में D4 D5 D6 और D7 विन्यास अलग अलग होते हैं, बाकी सारे विन्यास जो होते हैं पहले 3 और लास्ट 3 विन्यास सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल होता है प्रबल लिगैंड के केस में। तो ये तो दोनों दुर्बल लिगैंड हो गए, तो ये हो नहीं सकता। अब बचे 2, CN भी प्रबल है, NH3 भी प्रबल है, ये दोनों निम्न चक्रण संकुल होने चाहिए। लेकिन क्रोमियम में आप देखोगे ना, तो क्रोमियम में जब +3 विन्यास आप निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 3 वाला केस जो होता है वो प्रबल और दुर्बल में सेम रहता है, तो इसलिए इसको निम्न चक्रण या उच्च चक्रण में विभाजित नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो तो प्रबल लिगैंड में वैसा ही रहेगा, दुर्बल में भी वैसा ही रहेगा ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट +3, ये D6 है, और क्योंकि लिगैंड प्रबल है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, लिगैंड प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, पहला दूसरा तीसरा
चौथा, पांचवा, छठा, तो ये निम्न चक्रण का केस बनेगा आपके पास। निम्न चक्रण का केस ये बनेगा। तो अगर क्रोमियम का केस दिया हो और कोबाल्ट का केस भी दिया हो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, तो कोबाल्ट वाले को प्रेफर में लेना है, क्योंकि निम्न चक्रण वही होगा, क्रोमियम वाला सेम रहेगा। ठीक है, क्रोमियम वाला सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बाह्य कक्षक संकुल है। निम्न में से बाह्य कक्षक संकुल है, तो यानी बाह्य कक्षक संकुल जो होता है वो दुर्बल लिगैंड के केस में होता है। तो प्रबल लिगैंड वाला तो सीधा ही कट कर दें। ठीक है, ये हो नहीं सकते। अब आगे ये दो दुर्बल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड आ गए तो Fe वाला बाह्य संकुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप संकरण निकालेंगे तो इसका संकरण sp3d2 बनेगा, sp3d2, और इसका संकरण जब आप निकालेंगे तो d2sp3 बनेगा। तो जब D बाहर वाली साइड लिखा हो ना तो बाह्य D यूज होता है। ठीक है, और जब D अंदर वाली साइड लिखा है, जैसे भी d2sp3 लिखा है, शुरुआत में लिख दिया, तो यहाँ D जो होता है ना वो 3D यूज होता है, 3D, और यहाँ जो D यूज हुआ है वो 4D यूज हुआ है। यहाँ S भी 4S यूज होता है, P भी 4P यूज होता है, D भी 4D यूज होता है। तो ये बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि बाह्य D यूज हुआ है। अब यहाँ देखोगे तो D 3D है, S 4S है और P 4P है। तो कक्षा चल रही है चौथी और D यूज हुआ है तीसरी का, तो D यूज हुआ है आंतरिक, आंतरिक D अंदर वाला यूज हुआ है, तीसरी कक्षा का यूज हुआ है, तो ये आंतरिक कक्षक संकुल है और ये बाह्य कक्षक संकुल है Fe वाला। तो FeH2O6+3। अगला कहता है निम्न में से कौन सा आयन रंगीन नहीं होगा? तो जिसके सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे वो रंगीन नहीं होगा। तो Zn+2 जो है वो रंगीन नहीं होगा, Zn+2, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। निम्न में से एक उदासीन द्विदंतुक लिगैंड है। तो उदासीन द्विदंतुक लिगैंड का उदाहरण एथिलीन डाइअमीन या एथेन 1,2 डाइअमीन, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन, संकुल K3FeCN6 का नाम है। तो K बाहर है तो पोटेशियम, संख्या नहीं लिखी जाती प्रति आयन की, तो पोटेशियम, तो ट्राई पोटेशियम वाले तो ऑप्शन काट दें। अब जो ब्रैकेट है उस पर माइनस है तो Fe को फेरेट बोला जाएगा। तो यहाँ आयरन लिखा है, यहाँ फेरेट लिखा है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पहले तो पोटेशियम देख लो, 2 में ट्राई पोटेशियम लिखा है, कट हो गया, पोटेशियम आ गया। अब ब्रैकेट माइनस का है तो Fe को फेरेट बोलेंगे, जबकि यहाँ क्या लिखा है आयरन, यहाँ क्या लिखा है फेरेट, तो फेरेट वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, CONH35SO4Br तथा CONH35BrSO4 द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता है। तो जब SO4 एक में अंदर है और दूसरे में बाहर है, ऐसे Br एक में बाहर है दूसरे में अंदर है, तो बाहर वाला आयन अगर दूसरे संकुल में लिगैंड बन जाए, यानी एक संकुल का प्रति आयन, बाहर वाला आयन यानी प्रति आयन, एक संकुल का प्रति आयन दूसरे संकुल में लिगैंड बन जाए, तो ऐसे केस में आयनन समावयवता उत्पन्न होती है, आयनन समावयवता। अगला क्वेश्चन, CONH35NO2Br CONH35ONO SO4 द्वारा दर्शाई, वैसे यहाँ क्या आएगा, Br आएगा, यहाँ SO4 नहीं आएगा, यहाँ या Br आएगा, द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयवता है। तो यहाँ देखो तो ये दाता परमाणु N है, ये दाता परमाणु O है, तो एक में दाता परमाणु N है, एक में दाता परमाणु O है। तो जब दाता परमाणु बदल रहा है तो यानी उभयदंतुक लिगैंड आ रहा है, तो जो समावयवता होती है वो बंधनीय समावयवता होती है, उभयदंतुक लिगैंड के कारण जो उत्पन्न होती है बंधनीय समावयवता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता? तो एक तो Ma4 नहीं दर्शाता, एक Ma3b नहीं दर्शाता। अब ये तो हो गया धातु यानी M, ये हो गए दो लिगैंड यानी A2, ये हो गया B2, Ma2B2 का एग्जाम्पल है, ये शो करेगा। ये हो गया M, ये दो लिगैंड आ गए यानी A2, ये हो गया BC, A2BC, ये भी शो करेगा। ये हो गया MABCD, ये भी शो करेगा। ये हो गया Ma3b, धातु हो गया, फिर 3 लिगैंड एक जैसे जुड़े हैं, फिर एक लिगैंड जुड़ा है Ma3b, तो Ma3b शो नहीं करता। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा जो संकुल है वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता? तो Ma3b। वह संकुल जो फलक तथा रेखांशिक समावयवों का निर्माण करता है, तो ये होता है Ma3b3 संकुल जो होता है, Ma3b3 संकुल,
ये प्रकाशिक और ज्यामितीय प्रकाशिक समावयवी यानी फलक और ज्यामितीय समावयवी बनाता है फलक और रेखांशिक Ma3B3। तो Ma3B3 का एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सी ऑप्शन आपके पास आएगा। M यानी कोबाल्ट, 3 NH3 जुड़े हैं A3 और 3 ही Cl जुड़े हैं B3, Ma3B3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाला संकुल है। प्रकाशिक समावयवता जो होती है, एक तो COEN की थराइस +3 शो करता है और एक COEN की ट्वाइस Cl2 का समकक्ष रूप शो करता है। अब आप देखो, COEN की ट्वाइस Cl2 का समकक्ष रूप वो तो दिया नहीं, COEN की थराइस आपको दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन, CONH3 इस जलीय विलयन में कुल कितने आयन देगा? तो एक तो ब्रैकेट हो जाएगा और 3 Cl हो जाएंगे, तो एक ब्रैकेट हो गया 3 Cl हो गया, यानी टोटल 4 मोल आयन देगा ये। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में D5 विन्यास। तो दुर्बल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, तो जब आप D5 विन्यास निकालेंगे तो ये T2G ये Eg, तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 यानी T2G3 Eg2, T2G3 Eg2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किलेट लिगैंड है। किलेट लिगैंड कौन से होते हैं, या तो द्विदंतुक और या बहुदंतुक, जो किलेट वलय बनाते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में आप देख ले द्विदंतुक या बहुदंतुक कौन सा है, तो आप देखेंगे कि ऑक्जेलेटो एक द्विदंतुक लिगैंड है, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑक्जेलेटो आने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक में प्रयुक्त धातु। तो क्लोरोफिल में जो धातु होती है वो होती है मैग्नीशियम, और यही अगर क्लोरोफिल की बजाय हमारे को हीमोग्लोबिन दे देता तो हो जाती आयरन Fe, और यहीं अगर विटामिन B12 दे देता तो हो जाती कोबाल्ट। क्लोरोफिल दिया तो मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन देता तो आयरन हो जाती, विटामिन B12 कहता तो कोबाल्ट हो जाती। विटामिन B12 को साइनोकोबालमीन के नाम से जानते हैं, साइनोकोबालमीन। अगला क्वेश्चन, ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए किस धातु के संकुल का उपयोग किया जाता है? तो सिसप्लेटिन समकक्ष रूप, सिसप्लेटिन इसका समकक्ष रूप यूज किया जाता है ट्यूमर वृद्धि को रोकने के लिए। तो जो धातु आई है इसमें वो आया प्लेटिनम, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। प्लेटिनम के संकुल को ट्यूमर वृद्धि को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको मेरे वीडियो बेहतर लग रहे होंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रयास आपके लिए सार्थक है, आपके लिए बेहतर है, तो आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें, आपके सभी साथियों तक पहुंचाएं, ताकि सभी साथी आपके इस जो हमारी मुहिम चल रही है इसका जो है वो बेनिफिट ले सके और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो। सभी विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।